हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, वक्रता त्रिज्या का आज तीसरा वीडियो बनने जा रहे हैं। आप सभी वक्रता त्रिज्या के पहले के दो वीडियोस आप जरूर देख चुके होंगे, जिसमें पहले वीडियो में हमने वक्रता क्या होती है इसके बारे में समझा, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या के लिए नेज सूत्र अर्थात इंट्रिंसिक फॉर्मूला क्या होता है, कैसे सवाल बनते हैं। बहुत सारे सवाल भी हमने उस वीडियो में देखे थे, तो वो सभी सवाल आपसे बन गए होंगे, क्योंकि कुछ सवाल मैंने आपको होमवर्क भी दिए थे। तो पहले वीडियो में ये हुआ, और दूसरे वीडियो में हमने ये देखा था कि वक्रता त्रिज्या के लिए कार्तीय सूत्र क्या होता है, कैसे उसके सवाल बनते हैं। तो काफी सारे सवाल हमने उस सूत्र के द्वारा भी बनाए थे। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वक्रता त्रिज्या के लिए प्राचलिक सूत्र कौन सा होता है, कब इस सूत्र का इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे हमारे पास सवाल आएंगे ताकि हम उसमें फिर इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ सवाल हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। और खास बात आज के इस वीडियो की ये है कि इन सवालों को मैं आपको दो तरीकों से हल करके बताऊंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर इसके पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन वीडियोस के लिंक दे दिए हुए हैं, आप जरूर जाइए और उन वीडियोस को पहले देखिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो फिर आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जरूर यूनिट 1 और यूनिट 2 के वीडियोस को भी आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, और यूनिट 1 के सारे वीडियोस, यूनिट 2 के सारे वीडियोस पूरे अपलोड किए जा चुके हैं। आप जरूर जाइए, जरूर देखिए। एक एक टॉपिक आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जरूर जरूर उनको देखिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखिए कि वक्रता त्रिज्या के लिए प्राचलिक सूत्र क्या होता है और इस सूत्र का इस्तेमाल हमको कब करना है। देखो, फिर ये सवाल मैं आप लोग को बताऊंगा और दो तरीकों से बताऊंगा। फिर दोनों तरीकों में से आपको जो तरीका पसंद आएगा या जो तरीका आपको सरल लगेगा आप उस तरीके को अपनाइएगा। ठीक है। मान लीजिए दिए हुए वक्र का प्राचलिक समीकरण निम्नलिखित है। प्राचलिक समीकरण में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों ही किसी तीसरे पर डिपेंड होते हैं, और वो जो तीसरा वेरिएबल रहता है वही प्राचल कहलाता है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं x इज इक्वल टू एफ टी, अर्थात x t का फलन है। y इज इक्वल टू जी टी, अर्थात y भी t का फलन है। मतलब यहाँ पे क्या है, x और y दोनों के दोनों किसी तीसरे पर डिपेंड है, और वो तीसरा कौन है, t है। और t यहाँ पे प्राचल है। तो प्राचल, जैसे यहाँ पे हमने t लिया है, अलग अलग सवाल में प्राचल के रूप में आपको अलग अलग वेरिएबल दिख सकता है। कभी आपको प्राचल के रूप में थीटा दिख सकता है, कभी एस दिख सकता है, कभी टी दिख सकता है। तो वो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि वहां प्राचल कौन है। तो अब सुनिए, अब x तो t का फलन हो गया, y भी t का फलन हो गया, इसको हमने ft नाम दिया, इसको gt नाम दिया। अब भैया x t का फलन है, तो x का जब मैं अवकलन करूंगा तो t के सापेक्ष करूंगा। तो सोचो x का अवकलन t के सापेक्ष कर रहे, उसको हम लोग नाम देंगे x डैश, या उसको आप बोल सकते हो f डैश t, क्योंकि x को ही हमने ft माना है। ठीक है। और y का अगर मैं t के सापेक्ष करूंगा तो dy बाई dt, उसी को मैं y डैश बोल रहा हूँ, वही g डैश t हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर x डैश में बोल रहा हूँ dx बाई dt को, तो आप समझ जाएंगे कि x डबल डैश किसको कहूंगा, उसका द्वितीय अवकलज अर्थात डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। वाई डबल डैश किसको कहूंगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एक्स डैश क्या है, वाई डैश क्या है। एक्स डैश मतलब एक्स का अवकलन कर रहे हो आप प्राचल के सापेक्ष, यहाँ प्राचल टी है तो टी के सापेक्ष। ठीक है। सवाल में अगर प्राचल के रूप में कोई दूसरा होता है तो आप उसके सापेक्ष करेंगे अवकलन। वैसे ही वाई का टी के सापेक्ष कर रहे हैं, उसको वाई डैश बोल रहे हैं। फिर इनका जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे तो उसको आप एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश पुकारोगे। ठीक है। तो अब सुनिए, जब आपको ये सब सिंबल्स के अर्थ पता चल गए तो सीधे आपको सूत्र से मतलब है। आप सीधे सूत्र याद रखिए, वक्रता त्रिज्या बराबर एक्स डैश का वर्ग प्लस वाई डैश का वर्ग पूरे की घात में 3/2,
और बटे में है एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। तो सूत्र याद करना बहुत सरल है, बहुत ही सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। ठीक है, देखो मेरे को याद भी हो गया सूत्र, मैं एक बार आप लोगों को बिना देखे बोल के बता रहा हूँ। रो बराबर एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर पूरे की घात 3/2 बटे में एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। तो यस सही है, देखो है ना भाई। तो सूत्र में कुछ भी कठिनाई नहीं है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब सुनिए, अब हम बढ़ते हैं सवालों की ओर। तो मुझे अब आप लोगों को ये बताना मेन जरूरी था कि कब आपको प्राचलिक सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो आप समझ गए होंगे कि जब x और y दोनों ही किसी अन्य तीसरे वेरिएबल पर, जिसको हम यहाँ पे प्राचल कह रहे हैं, उस पर अगर दिखाई दे, उस पर डिपेंड होते हुए अगर दिखाई दे, तब आप प्राचलिक सूत्र का इस्तेमाल करोगे। आप देख लो हर सवाल में देखो x इज इक्वल्स टू टी का फलन, y इज इक्वल्स टू टी का फलन, दिख रहा है आपको, इसी रूप में दिख रहा है, x इज इक्वल्स टू कुछ कुछ, y इज इक्वल्स टू कुछ कुछ। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। देखो जिस बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने कहा गया है, देखो ये बिंदु को आप एक्स वाई के रूप में देखो तो x के जगह a cos क्यूब थीटा दिख रहा है और y की जगह a sin क्यूब थीटा दिख रहा है ना भाई। आप इसको देखो, जिस बिंदु पर हमको वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने कहा गया है, आप देखो ना एक्स वाई से इसकी तुलना करो, ऐसे तुलना करोगे तो आप x की जगह क्या दिखेगा, a cos क्यूब थीटा, और y की जगह दिखेगा a sin क्यूब थीटा। आपको पता है दोनों पक्षों में, यहाँ पे दोनों पक्षों में 2/3 घात करोगे, यहाँ पे दोनों पक्षों में 2/3 घात करोगे, फिर जोड़ दोगे ना तो यही चीज आएगा आपके पास। इसका अर्थ यह है कि प्राचलिक समीकरण के रूप में हम इस वक्र के समीकरण, ये इसका कार्तीय रूप हो गया, और प्राचलिक रूप में लिखा जाए तो यही इसका प्राचलिक समीकरण हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्राचल के रूप में कौन दिख रहा है आपको, थीटा दिख रहा है। ठीक है, वैसे ये भी आप भी देख लो, x इज इक्वल्स टू कुछ कुछ, y इज इक्वल्स टू कुछ कुछ, और यहाँ पे प्राचल के रूप में कौन दिखाई दे रहा है, s दिख रहा है आपको। ठीक है, a तो अचर है, s यहाँ पे प्राचल है। ठीक है, तो चलिए हम इन तीनों सवालों को बनाते हैं। अच्छा, अब खास बात जो मैं आपको बतला रहा था कि भाई मैं आपको इस वीडियो में खास क्या बतलाऊंगा कि अब सवालों को दो दो तरीकों से बना करके आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ध्यान से सुनिए, दो तरीकों में से पहला तरीका तो ये है कि देखिए, आपने अब ये आप समझ चुके हैं कि हाँ सर, दिए हुए सवालों में जिस तरीके से वक्र का समीकरण लिखा हुआ है तो वो प्राचलिक रूप में ही हमको दिखाई दे रहा है, x इज इक्वल टू कुछ कुछ, y इज इक्वल टू कुछ कुछ। तो प्राचल के रूप में, प्राचल के फलन के रूप में हमको वहां दिखाई दे रहा है। जिस हिसाब से हमने सूत्र को पढ़ा है, फॉर्मूला समझ में आ गया है, हम आसानी से सवालों को बना सकते हैं इस सूत्र की मदद से, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम बना के भी आपको दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि आप कार्तीय सूत्र का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। इन्हीं सभी सवालों को कार्तीय सूत्र का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, कोई भी उसमें अड़चन नहीं आएगी, आप आसानी से आंसर ला लेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि किसी सवाल को हम दोनों तरीकों से बना करके देखते हैं। ठीक है, आप भी दोनों तरीकों से बना करके देखिएगा हर एक सवाल को, फिर जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके को फॉलो कीजिएगा। नंबर पूरा पूरा मिलेगा, चिंता मत करो, क्योंकि ये फॉर्मूला भी उसी फॉर्मूले से तो तैयार किया गया है। कार्तीय सूत्र क्या होता है बताइए, कार्तीय सूत्र होता है रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर पूरे की घात में 3/2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पहले निकाला गया यहाँ से। ठीक है, ये भले एक्स टी का फलन है, वाई टी का फलन है, लेकिन कुल मिला के ये फॉर्मूला तैयार करने की जो यात्रा है ना, उसमें पहले आप डी वाई बाई डी एक्स निकाले, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाले, फिर यहाँ कार्तीय सूत्र में मान रखे, फिर सॉल्व किए, तब इतना है। यानी कि ये फॉर्मूला भी इसी से तो डिराइव हुआ है। तो आप चाहे तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, चाहे तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, आपका आंसर दोनों से आएगा। और वो कैसे, अभी मैं आपको दिखला रहा हूं। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल देखिए, आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो बेझिझक आप पूछ ही सकते हैं, और बिल्कुल आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले सवाल में देखिए, आपको x बराबर कितना दिख रहा है, a। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दिए हुए वक्र का समीकरण, दिए हुए वक्र का समीकरण है
x इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस साइन टी, टी प्लस साइन टी, ठीक है। और y इज इक्वल टू क्या है, a 1 माइनस कॉस टी। मैं ध्यान में रख रहा हूं कि मुझे कार्तीय सूत्र लगाना है, ठीक है। पहला तरीका आपको मैं बता रहा हूं कि कार्तीय सूत्र की मदद से बना रहे हैं, तो मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए। लेकिन आप कहेंगे कि सर dy बाई डी एक्स निकालने के लिए भैया ये x तो t पर डिपेंड है, y भी t पर डिपेंड है, तो दोनों का आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dx बाई डी टी तुरंत निकाल लो आप, t के सापेक्ष अवकलन करो तो a बेचारा कांस्टेंट, t का 1 साइन t का हो जाएगा cos t, dy बाई डी टी निकाल लो, a 1 का 0, cos t का होता है माइनस साइन टी, माइनस पहले से तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब dy बाई डी एक्स निकालिए, तो dx बाई डी टी निकल गया, dy बाई डी टी निकल गया, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें से इसको भाग करेंगे, dy बाई डी टी में से dx बाई डी टी को भाग करेंगे ताकि dt dt कट जाएगा और आपके पास dy बाई डी एक्स बच जाएगा। तो चलिए कितना, देखिए ये a है, ये साइन t अपॉन a 1 प्लस कॉस टी, ए कटेगा, ठीक है। जो बचेगा उसको मैं बाजू में लिख रहा हूँ, लेकिन आप नीचे लिखिएगा ताकि अच्छा दिखेगा वो, ठीक है। लेकिन अभी जगह कम ना पड़ जाए करके मैं बगल में लिख रहा हूँ। अब देखो क्या बचेगा हमारे पास, साइन टी बचा है और 1 प्लस कॉस टी बचा है नीचे में। आप फॉर्मूला जानते हैं, साइन टी मतलब 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, और 1 प्लस कॉस टी का 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, 2 कटेगा और cos t बाई 2 cos t बाई 2 कट जाएगा, नीचे में वर्ग है इसलिए एक तो cos t बाई 2 नीचे बचेगा, तो बचेगा आपके पास sin t बाई 2 बटे cos t बाई 2, और sin t बाई 2 बटे cos t बाई 2 क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है tan t बाई 2। देखो dy बाई डी एक्स निकल गया, कहीं पर भी डाउट है तो जरूर पूछिए आप लोग, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया जाए, अब सुनिए, अब मुझे निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये दो अवकलन को मैं अलग अलग बांट के लिख दिया, यहाँ पे एक अवकलन और डी बाई डी एक्स सामने में लगा दिया। अब सुनिए मैं बगल में लिख रहा हूँ, लेकिन आप नीचे लिखते चले आइएगा तो अच्छा दिखेगा। तो डी बाई डी एक्स, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना है, टेन टी बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स का मान हमने टेन टी बाई 2 रखा है। अब सुनिए, आप कहेंगे कि सर हम अवकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, लेकिन अंदर में तो फलन लिखा है टी का, तो एक्स के सापेक्ष टी वाली चीज का कैसे अवकलन किया जाए, तो इसलिए उपाय के रूप में हम लोग डी टी का गुणा भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पे डी टी और टेन टी बाई 2 और ये डी टी, ये ऐसा सरल शब्दों में समझने के लिए हम लोग बोलते हैं कि डी टी का गुणा भाग करें, वास्तव में ये चेन रूल से आया है। किससे आया दोस्तों, चेन रूल से आया कि भाई ये टेन टी बाई 2 है तो पहले इसका टी के सापेक्ष किया जाएगा, फिर टी का पुनः एक्स के सापेक्ष किया जाएगा, तो ये चेन रूल से आया है। अब सुनिए, तो वैसे हम लोग सरल शब्दों में बोलते हैं कि हाँ भाई टी का फलन है तो यहाँ डी टी का होना जरूरी है, भाग कर भी तो गुणा भी करो, और ये डी एक्स यहाँ आ गया, ठीक है। ये डी एक्स आपको यहाँ दिख रहा है, डी टी का गुणा भाग हुआ है, तो कुल मिला के ये सब चीज ठीक है, ठीक है। और वास्तव में ये श्रृंखला नियम अर्थात चेन रूल लगा हुआ है यहाँ पे। अब सुनिए, टेन टी बाई 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर टी बाई 2 होगा, लेकिन टी बाई 2 का फिर से होगा तो 1 बाई 2 होगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ टी, ठीक है। और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ टी यानी कि डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स का मान क्या है, तो सुनो डी एक्स बाई डी टी का मान है यहाँ पे ए 1 प्लस कॉस टी, लेकिन यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स है, इसका मतलब मैं सीधा यहाँ पे इसको डिवाइड करूंगा, ए 1 प्लस कॉस टी, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 1 बाई 2 सेक स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन है ए 1 प्लस कॉस टी यानी कि 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2 2 4, 1 अपॉन 4a हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर ऊपर चले जाएगा तो सेक के घात में 4 हो जाएगा ना भाई, सेक टी बाई 2 के घात में 4 हो जाएगा। ये कहीं पर भी डाउट है तो जरूर पूछिए, ठीक।
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स कितना पड़ा। फिर मैंने डी वाई बाई डी एक्स का मान रखा, टेन टी बाई टू आया है। फिर मैंने क्या किया, चेन रूल लगाया, इसका पहले टी के सापेक्ष किया, फिर टी का पुनः एक्स के सापेक्ष किया, फिर टेन टी बाई टू को मैंने लिखा सेक, मतलब टेन टी बाई टू का अवकलन सेक स्क्वायर टी बाई टू का पुनः हुआ तो वन बाई टू आया, और डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी टी हमारे पास है ए वन प्लस कॉस टी, लेकिन ये डी टी बाई डी एक्स इसका मतलब पलट कर अर्थात नीचे रखना पड़ा मेरे को मान। अब ये ए अपनी जगह है, वन प्लस कॉस टी यानी टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू, तो ये इतना हो गया, दो दूनी चार, ए इतना। अब मान आ गया दोस्तों। अब बस वक्रता त्रिज्या का सूत्र लगा दीजिए। क्या होता है वक्रता त्रिज्या का सूत्र? कार्तीय रूप लगाइए, क्योंकि आपने जो मान निकाला है वो कार्तीय रूप के लिए फिट होने लायक है। वक्रता त्रिज्या रो बराबर कितना होगा दोस्तों, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पूरे की घात में 3/2 और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। चलिए मान रख दीजिए, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना है, टेन टी बाई टू, स्क्वायर है तो हो जाएगा टेन स्क्वायर टी बाई टू, पूरे की घात में कितना 3/2। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान कितना है, 1/4 ए सेक टी बाई टू की घात में 4। ठीक है, अब सुनिए, रो बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू हो जाएगा सेक स्क्वायर टी बाई टू, पूरे के घात में 3/2 है। अच्छा देखो वर्ग है, वर्ग तो है ही, लेकिन घात में 3/2 है तो दो दो कट जाएगा तो 3 घात बचेगा, तो डायरेक्ट में 3 घात लिख देता हूँ। ये 1/4 है, पलट के 4 हो जाएगा, और ये सेक टी बाई टू रेस टू द पावर 4, तो 3 घात में से 4 घात कटेगा तो 1 घात नीचे बचेगा। ठीक है, तो रो बराबर आ जाएगा 4a अपॉन सेक टी बाई टू, और 1/sec होता है कॉस, तो 4a cos टी बाई टू आपका आंसर आएगा। यही सिद्ध करना था, देख लो आप, 4a cos टी बाई टू। ठीक, देख लीजिए, आप लोगों को कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछिए। तो दोस्तों आंसर आ चुका है, रो इज इक्वल टू 4a cos टी बाई टू। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि यहाँ पर देखो हमने कार्तीय सूत्र ही लगाया है, भले हमको जो वक्र का समीकरण वो प्राचलिक रूप में दिया था, लेकिन हमने आखिर डी वाई बाई डी एक्स निकाल कर फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ही निकाला है, ताकि हम इसमें मान रख सकें। ये भी बहुत अच्छा और बहुत सरल तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इस सूत्र का इस्तेमाल करें, तो आपका आंसर इससे भी आएगा। तो चलिए इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम आपको यही वाला सवाल समझाते हैं, ताकि आपके मन में अगर कोई संशय हो तो वो दूर हो जाए। आंसर इतना ही आएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस विधि का एक बार सारांश आप अच्छे से जल्दी से सुन लीजिए। सबसे पहले हमको x को प्राचल के सापेक्ष अवकलन करना है। जैसे यहाँ प्राचल की है तो dx बाई dt निकाल लिया, dy बाई dt निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया तो dt dt कट जाएगा, dy बाई dx मेरे पास मिल जाएगा। तो dy बाई dx निकालने के लिए इसमें से इसको डिवाइड कर दिए, दोनों का मान रखे, जो कटा सो काट दिए, जो बचा सो बचा लिए। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, जिसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान मैंने रखा 10 टी बाई टू, यहाँ पे चेन रूल लगाया मैंने। ठीक है, चेन रूल लगाया तो क्या हुआ, ये टी का फलन है, इसलिए इसको टी के सापेक्ष पहले अवकलन किया जाएगा, फिर टी का फिर से एक्स के सापेक्ष होगा, क्योंकि फाइनली हमको एक्स के सापेक्ष करना है। तो बीच में जो वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो उसका एक्स के सापेक्ष फिर से होगा। इसको अपन अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, अपने अपने सरल शब्दों में समझने के लिए आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर dt का गुणा भाग हुआ है, ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर ये t का फलन है तो t का फलन का अवकलन तो t के सापेक्ष होना चाहिए, इसलिए dt का गुणा मतलब dt का भाग किया और बैलेंस करने के लिए गुणा कर दिए, dx यहाँ आ गया। लेकिन वास्तव में ये गणित के जिस नियम की मदद से हुआ है वो है श्रृंखला नियम, अर्थात चेन रूल। आप सभी ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए अब tan t बाई टू का t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t बाई टू, और t बाई टू का फिर से होगा हाफ dt बाई dx का मान रखना है, ये तो dx बाई dt है, पलट के रख दिए, फिर जो कटा सो काट दिए, जो उसको जो बचा सो बचा लिए, सिंप्लीफाई कर लिए, और बिना देर किए वक्रता त्रिज्या का कार्तीय सूत्र लगाएं, क्योंकि आपने कार्तीय सूत्र में रखने लायक मान निकाले, dy बाई dx निकाला है आपने और d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर निकाला है। अब उसको मान को रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर आपके पास है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आपको इसी सवाल को बता रहा हूं इस सूत्र की मदद से, देखना आंसर आएगा। फिर आपकी इच्छा, आप चाहे तो इस तरीके से बनाओ, चाहे उस तरीके से बनाओ। चलिए, अब उसमें मुझे क्या क्या पता करना रहेगा। सबसे तो पहले मुझे dx बाई dt पता करना है, जो कि मैंने पता कर लिया है। dy बाई dt पता कर लिया है। अरे भाई, यही dx बाई dt को तो x डैश कहा गया है इस फॉर्मूले में, और इसी को क्या कहा गया है, y डैश कहा गया है। ठीक है, अब मुझे dy बाई dx की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं ये वाला सूत्र लगाना चाहता हूं, मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे जरूरत है x डबल डैश की, y डबल डैश की। तो देखिए, x डबल डैश मतलब डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, अर्थात पुनः एक बार इसका t के सापेक्ष किया जाए अवकलन। ठीक है, ये a हो गया, 1 का 0, cos t का हो जाएगा माइनस साइन टी। y डबल डैश क्या होगा, वो होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। तो चलिए एक बार t के सापेक्ष पुनः करते हैं, तो a तो बेचारा कांस्टेंट हो गया, साइन टी का हो जाएगा cos t। अब आपके पास x डैश मिल गया, y डैश, यही y डैश है ना, यही y डैश है, यही y डैश है। x डैश मिल गया, y डैश मिल गया, x डबल डैश मिल गया, y डबल डैश मिल गया। देर किस बात की, फॉर्मूला है आपके पास, मान रखिए और आंसर सीधा। तो वक्रता त्रिज्या का सूत्र रो बराबर, देखिए, एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर पूरे की घात में 3/2 एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। चलिए मान रखते हैं और सॉल्व करते हैं। एक्स डैश स्क्वायर, एक्स डैश कितना है सर, ये इतना है, ये देखिए, और इसका स्क्वायर करना है, अर्थात ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस टी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई डैश स्क्वायर, वाई डैश कितना है, ए साइन टी है, ये तो 0 है बेचारा, तो ए साइन टी उसका स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी पूरे की घात में कितना, 3/2 बटे एक्स डैश, एक्स डैश मतलब ये इतना, ए 1 प्लस कॉस टी, वाई डबल डैश मतलब कौन, ए कॉस टी। ठीक है, माइनस वाई डैश, कौन है वाई डैश, ये रहा वाई डैश, ए साइन टी इंटू एक्स डबल डैश, एक्स डबल डैश कौन है, माइनस ए साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस ए साइन टी। दोस्तों मैं आपको बतला रहा हूं कि दोनों तरीके सरल हैं, बस उसमें क्या हम डी वाई बाई डी एक्स अलग निकाले, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अलग निकाले, फिर मान रखे, तो सरल पड़ा। इसमें क्या है, आप इकट्ठा मान निकाल के सीधे सूत्र में मान रखे हैं, तो ये वाला स्टेप थोड़ा सा आपको बड़ा टाइप का दिख रहा है, बस अब बड़ा दिख बस रहा है, दिखने में, सॉल्व करने में बहुत आसान है। अगर आप इससे पार हो गए तो तुरंत आंसर में पहुंचोगे सीधा। तो दोनों तरीके अपने आप में सरल हैं। तो चलिए अब कैसे सॉल्व होगा, देखिए, ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, परंतु पूरे की घात 3/2 है, इसलिए ए स्क्वायर की घात में 3/2 लग के ये कॉमन निकलेगा। अब देखो ब्रैकेट के अंदर, आप देखो ए प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और वैसे ये साइन स्क्वायर टी, पावर में 3/2 है। अब नीचे देखो, आप यहाँ पे देखो ए कम ए, परंतु पीछे ए कॉस टी भी है, तो वो भी गुणा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, नहीं ए पहले तो ये क्या होगा, ए कॉस टी पहले 1 से गुणा होगा, तो ए कॉस टी एक कम ए कॉस टी, लेकिन ए और है तो ए स्क्वायर कॉस टी, फिर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, फिर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ये ऐसा। तो घात के ऊपर घात, घातों का आपस में गुणा, ए क्यूब मिलेगा। चलिए यहाँ देखिए, cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा 1, और 1 पहले से है, तो 2 प्लस 2 cos टी पावर में 3/2। नीचे में आप देखो ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, ये देखो यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, कुछ इस तरह, और ये कितना हो जाएगा 1, यानी ए स्क्वायर बचेगा। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, फिर ये ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, जो बचा वो 1 हो गया। अरे फिर से ए स्क्वायर यहाँ पे कॉमन निकल सकता है दोस्तों, तो ए क्यूब। ठीक है, नीचे ए स्क्वायर कॉमन। अब आप देखेंगे यहाँ पे वाई डबल डैश ना,
सब सही है ना? हाँ ठीक है। स्क्वायर कॉस, अच्छा यहाँ पे देखो दोस्तों मिस्टेक हो गया ना, ये ए स्क्वायर कॉस टी है, यहाँ मैंने कॉस स्क्वायर लिख दिया। देखो ये ध्यान से देखना, ए स्क्वायर कॉस टी, यहाँ ए स्क्वायर कॉस टी होगा, तो ए स्क्वायर कॉस टी, ठीक है। अच्छा ऊपर का देखो, ऊपर में देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, टू टू कॉमन निकलेगा, टू टू कॉमन निकलेगा, लेकिन घात में 3/2 है, तो टू टू कॉमन निकल के घात में 3/2 कॉमन निकलेगा, और अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस टी के पावर में 3/2, और नीचे में आप देखो ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो कॉस टी प्लस 1 बचेगा दोस्तों। ठीक, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सरल है ये भी तरीका, लेकिन आपके ऊपर है आप कौन से तरीके को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ए क्यूब में से ए स्क्वायर जाएगा तो ए बचेगा, 2 की घात 3/2, 2 की घात 3/2, अब 1 प्लस कॉस टी की घात में 3/2, और नीचे में भी 1 प्लस कॉस टी है नीचे, लेकिन नीचे वाली घात 1 है, ऊपर 3/2 है, तो 3/2 में से एक घात जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ। ठीक है, तो हाफ मतलब रूट 1 प्लस कॉस टी बचेगा। फिर से समझ लीजिए, ऊपर 3/2 घात है, 1 प्लस कॉस टी की घात में 3/2, और नीचे में 1 प्लस कॉस टी की घात में 1, तो आधार समान है, बटे में है तो घातें घटेंगी, तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटेगा, तो आधा घात मतलब रूट, और उसका सूत्र लगाएंगे। उसको मैं कहाँ लिखूं, चलो मैं उसको यहाँ बनाता हूँ। ये ए हो गया, 2 की घात 3/2 हो गया, 1 प्लस कॉस टी मतलब क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, 2 रूट के बाहर निकलेगा, मतलब बाहर कैसे निकल जाएगा, ये रूट है ना, तो ये कितना होगा, 2 की घात 3/2, और रूट मतलब 2 की घात 1/2, और कॉस स्क्वायर टी बाई 2 रूट से मुक्त होकर के कॉस टी बाई 2 बन जाएगा। अब 2 की घात देखो, 3/2 धन 1/2 यानी 4/2, कटेगा तो 2, यानी कुल मिला के हो जाएगा 4। ठीक है ना, घातें जुड़ेंगी तो 3/2 और 1/2 को जोड़ोगे कितना होगा, 4/2, और काटोगे तो कितना आएगा, 2, तो 2 की घात 2 यानी 4, 4a cos t बाई 2, यही सिद्ध करना था, आप देख लो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, और इस फॉर्मूले में हमको x डैश की जरूरत थी, y डैश की जरूरत थी, x डबल डैश, y डबल डैश, आप समझ पा रहे हैं क्या क्या है, मान रखा और सॉल्व बस किया है, और इसी में आपको ध्यान अच्छे से देना है कि यहाँ कोई त्रुटि न होने पाए, अगर कोई त्रुटि नहीं हो रही तो आपका आंसर सीधे आ जाएगा। तो देखा आपने कि इसी सवाल को हमने दो तरीके से बनाया, एक तो हमने ये वाला सूत्र लगाया प्राचलिक समीकरण के लिए जो सूत्र है, और हमने पिछले वाले तरीके में कार्तीय सूत्र लगाया था, ठीक है, और जिसके लिए हमने dy बाई डी एक्स निकाला था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला था, और आंसर उसमें भी आया था, इसमें भी आया था, दोनों सही है, और परीक्षा में आप दोनों तरीके मतलब कोई भी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, दोनों में से जो तरीका आपको सरल लगे, जो पसंद आए आप उससे बनाइए, आप निश्चिंत रहिए सही होगा। ठीक, तो दोस्तों अब आपका होमवर्क है कि आप इसको भी बनाइए और इसको भी बनाइए, ये आपका होमवर्क है। आप देखो तीसरा सवाल तो बहुत सरल है, तुरंत बनेगा, इसमें तो पहले से ही आपको दिया है x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना, दोनों तरीकों से बना के देखना। ठीक है, जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना दिया था, यहाँ प्राचल के रूप में t है, यहाँ प्राचल के रूप में s है। अब आप कहेंगे सर दूसरे सवाल में आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बनेगा, तो आप देखो क्या बोल रहा है, वक्र इतने के बिंदु इतने पर वक्र का त्रिज्या, तो आप समझ जाइए कि वहां पर आपको किस रूप में लिखना पता है, ये जो जो बिंदु बोल रहे हैं ना आप, उसी को आप एक्स वाई मानो, अर्थात x बराबर a cos क्यूब थीटा मिल गया आपको, और y बराबर मिल गया a sin क्यूब थीटा। अब हो गया ना प्राचलिक समीकरण तैयार, इस वक्र का प्राचलिक समीकरण ये मिल गया आपको। अब आप और प्राचल के रूप में कौन नजर आ रहा है, थीटा, तो dx बाई डी थीटा निकालो, उसी को आप x डैश बोल दो अगर आप इस सूत्र को लगाना चाहते हो तो, और फिर y डैश निकालने के लिए dy बाई डी थीटा निकालो, फिर डबल डैश निकालो, फिर मान रख दो यहाँ पे, सीधी सी बात है। और अगर आप कार्तीय सूत्र से बनाना चाहते हो तो dx बाई डी थीटा निकालो, dy बाई डी थीटा निकालो, फिर दोनों भाग कर दो, इसमें से उसको भाग कर दो तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, इसमें से उसको भाग करोगे dy बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा, भाग करोगे तो dy बाई डी एक्स आ गया, फिर वैसे इसका द्वितीय अवकलज निकालना, मतलब प्राचलिक समीकरण तैयार होगा आपके पास। ये इसी को एक्स वाई मान लिए, आगे की कहानी आप सभी जानते हैं, बना लेंगे तो निश्चित रूप से ये दोनों सवाल आपसे बन जाएंगे। ये दोनों सवाल आपके होमवर्क है, दोनों तरीकों से बना के देखना,
फिर आप खुद अपने लिए तय करना कि आपको कौन सा तरीका सरल लग रहा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपसे ये सवाल बने कि नहीं बने अगर तो आपको कौन सा तरीका सरल लगा आप बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि अगर हमारे पास ऐसे सवाल हो जिसमें प्राचलिक समीकरण दिया हो तो हम उन सवाल को कैसे कैसे बना सकते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं और कार्तीय सूत्र से भी बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में वक्रता त्रिज्या के कुछ और सूत्रों के साथ। अभी तो ध्रुवीय सूत्र बचा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मजा आ जाएगा। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से कांटेक्ट करके आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और चैनल पर जाकर के आप प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस जो हैं अपलोड हुए हैं, आप जरूर जाइए, जरूर देखिए। ये चैनल आपको बीएससी के साथ साथ आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत काम आएगा, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।